नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है और हर रोज लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि इस वायरस से हर दिन हजारों लोगों की जान जा रही है। अब इस महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख साझा किया है। उन्होंने कहा है कि जो दर्द देशवासियों ने सहा है उसे वो भी महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल के बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द और तकलीफ से गुजरे हैं, उतना ही भी मैं इनको महसूस कर सकता हूं। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में दवाएं और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी में कुछ लोग लगे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कालाबाजारी आखिर कर कौन रहा है और आपदा में अवसर तलाशने वालों पर यह कार्रवाई आखिर कब होगी। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज कोरोना को लेकर के ये बड़ी बातें कही गई हैं। हालांकि आज किसान सम्मान निधि, जो किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशियां ट्रांसफर की गई, उस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के भी ये व्यापक बातें कही, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए, किसानों को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि अपनों को होने का दर्द वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर इस आपदा के समय में भी जो लोग कालाबाजारी, मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, उन पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। लेकिन ये अंकुश लगेगा कैसे, ये सवाल अपने आप में बरकरार है। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। जरूरत इस बात की है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि आखिर जो कालाबाजारी हो रही है या जिस तरह से मुनाफाखोरी लोग अभी भी इस आपदा के समय में करने में संलिप्त हैं, उन पर यह सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कैसे होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी बातों के जरिए इस बात को तो जरूर कहा कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई सुनिश्चित तमाम राज्य सरकारें कैसे करेंगी और कैसे इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, ये एक बड़ा और गंभीर सवाल लगातार बरकरार है। क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर के तमाम तरह की दवाइयों की कालाबाजारी आप लगातार देख रहे हैं और इस वक्त कोरोना के दौर में जो लोग परेशान हैं, उनके सामने समस्या ये है कि एक तो दवाइयाँ और ये तमाम सुविधाएं बमुश्किल मिल पा रही हैं और उन सब के बीच में जब इस तरह से कालाबाजारी होने लग जाए तो ये समस्या और ज़्यादा विकट हो जाती है। और ऐसे में अब इस पर अंकुश लगेगा कैसे, ये सवाल भी अब प्रशासन के सामने एक बड़ा बरकरार है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि इस आपदा के समय में भी अवसर को तलाश रहे हैं, कैसे इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो भी उस दौर में जब लोग परेशान हैं, हलकान हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या फिर वो तमाम दवाइयाँ जिनकी आवश्यकता इस समय कोरोना से जूझ रहे मरीजों को है। इन सब की कालाबाजारी की खबरें
तो प्रधानमंत्री के संबोधन को तो आपने सुन लिया, लेकिन बड़ा सवाल आज भी अभी ये बरकरार है कि आखिर इस पर अंकुश लगेगा कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे समय में जो लोग अवसर की तलाश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये वक्त की भी जरूरत है। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिलीप श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब किसानों के साथ संबोधन कर रहे थे तब उन्होंने इस बात को कहा कि आपदा में जो अवसर तलाश रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके क्या मायने समझे जाएं और उस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा, क्या प्लान है, क्या आप लोगों ने इसको लेकर के तैयारियां की हैं? मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष जी, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों ने जमाखोरी की जो खबरें आई, ऐसे लोगों ने मानवता को शर्मसार करने वाला जो कृत्य किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ राजधानी समेत उनके लाइसेंस रद्द करने संबंधी उनको नोटिस भी जारी हुई है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ समेत कई जिलों में ऐसे अस्पतालों जिन्होंने मरीजों से ज्यादा पैसे वसूली किए, तमाम ऐसी खबरें सामने आई। जैसे एम्बुलेंस के रेट अलग अलग लिए जा रहे थे, उस पर भी अंकुश लगाने का काम योगी सरकार के शासन में हुआ। तय हुआ कि इस तरह से आप मानवता को शर्मसार करने वाले कोई भी कृत्य नहीं होंगे। तो लगातार इस तरह से ये हमको आपको सबको सोचने का विषय है, स्वविवेक से भी, कि इस समय किस प्रकार का संक्रमण काल चल रहा है। हम लोगों को सबको एकजुट होना चाहिए। किसी भी तरह से जमाखोरी और उससे उसके रेट बढ़ा के उसको मार्केट में और मरीज और उनके तीमरदार से, जिनके जीवन मरण का प्रश्न है, उनसे जिस तरह की ज्यादा वसूली की जाती है प्राइवेट अस्पतालों पे, उस तरह पे अंकुश लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां भी हो रही है। चलिए कपिल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दिलीप जी ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जितना हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों का उन्होंने नाम भी लिया कि जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या मौजूदा स्थिति इसी प्रकार की आपको नजर आ रही है? कपिल श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जेन्युइन बात कही है कि अगर कहीं इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, जमाखोरी की चीजें सामने आ रही हैं, मूल्य से ज्यादा पर अगर विक्रय किया जा रहा है तो ये अपराध है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि ये आज तो हम लोग दूसरे लहर के मध्य में जाकर के खड़े हैं और बावजूद इसके अभी भी जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आज भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अन्य जो हमारे राज्य हैं उनके अंदर भी जो नर्सिंग होम्स हैं वो आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो आयुष कार्ड के होल्डर हों या जो हम आप बीमा करा लेते हैं, उन कार्ड के होल्डर्स की भर्ती नहीं हो रही है। वो लाख 2 लाख रुपए जमा कराए बगैर काम नहीं कर रहे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्धारित किए थे दाम, उस दाम पर वसूली नहीं चल रही है। अगर एक एक दिन में आप सोचिए कि एक व्यक्ति गोरखपुर के एक लोकल हॉस्पिटल में जाता है और उससे केवल एक दिन वो रहता है और उससे 3 लाख रुपए मांगे जाते हैं, वो भी मुर्दा सौंपते समय। और इस बात की उसने नोडल अधिकारियों से बातचीत की और आप समझिए कि जब अधिकारियों का हस्तक्षेप हुआ तब जाकर के उसकी लाश उसको दी, लेकिन बावजूद इसके उस नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। हाँ, व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं इस बात को कि सरकार जो अपने नोडल अधिकारी नियुक्त की है, साथ में वो अर्जेंट नंबर जारी करे तो उस पर फोन उठे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत योगी जी के शासनकाल में यही देखी गई है कि जिन जिन जगहों पे फोन किया जाता है, यहां तक कि योगी जी का अपना सेक्रेटेरिएट फोन करता है तो जिलाधिकारी और कमिश्नर फोन नहीं उठाते, तो आम आदमी की बात छोड़ दीजिए। और यही हकीकत है, अगर इसको सेटअप कर लिया जाए, क्योंकि जो हम लोगों का सेटअप है वो बुरा नहीं है, एक्टिवेट हो जाए, वाकई फोन करने पे कोई उठाए, वाकई हमारी कंप्लेंट करने पे कोई काम करे, तो निश्चित रूप से बहुत सी परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब सरकार खुद ही अवसरवादी हो जाए तो उससे क्या कोई लड़ेगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर कितने हैवी रेट पे खरीदा गया और उस पर जांच बैठाई गई। क्या हुआ उस जांच का? कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई करते हुए नजर अगर उत्तर प्रदेश सरकार आई हो तो चित्रांश जी आप बतावें।
तो चीज यही है, लोग जानते हैं कि सरकार 2-4 दिन कार्रवाई करेगी, उसके बाद फिर उनकी नोडल एजेंसीज जो हैं, जो छापा मारने वाली एजेंसी है, वो व्यवस्था के कहीं अनुक्रम में आ जाएंगे और फिर उसी तरीके से उनका गोरख धंधा फलेगा फूलेगा। तो इस पे वास्तव में एक अपनी नैतिकता होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, और वास्तव में कम से कम गिद्ध बनने की आवश्यकता किसी को नहीं है, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे वो सरकार। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कपिल जी, लेकिन नैतिकता से ही अगर सारी चीजें होती तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं आज सुधर चुकी होती है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं उनको सही तरीके से और उनको किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आप ये जो बार बार कालाबाजारी को लेकर के, और ये तो अब ये आपदा तो 100 सालों में अब हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके की आपदा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, समस्या असल में कहां पर है? क्यों इस तरीके की जब गतिविधियां हो रही हैं और बार बार दिख रहा है तो प्रभावी अंकुश नजर नहीं आ रहा है इसके ऊपर? आयुष जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कालाबाजारी, प्रॉफिटरिंग ये बड़ा जोर से चलता रहता है और ये आज की बात नहीं है, समय समय पर हमेशा ही हुआ है। कभी अनाज की कालाबाजारी होती है तो कभी प्याज की होल्डिंग होती है तो कभी शक्कर की होल्डिंग होती है, और आज जब आपदा आ गई है तो आज जो है दवाओं की हो रही है और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की हो रही है। दिक्कत कहाँ पर है कि जैसे हर चीज का, पहली बात तो इस पे कोई एक्ट नहीं है, हर चीज हर समय किसी चीज पे लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और जैसे अभी तक एस्मा लागू नहीं किया गया है यहाँ, इसको भी एसेंशियल सर्विसेज में ला करके एस्मा लागू कर देना चाहिए तत्काल, बगैर किसी समय गंवाए, और इसमें ठीक से धरपकड़ होनी चाहिए। लेकिन धरपकड़ से ही मात्र समाधान नहीं होता है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंक पकड़े गए और उन 4 की जमानत हो गई। देखिए, जहां पर रखा गया था न वो गोडाउन था, न वो वेयर हाउस था, न शोरूम था, तो फिर वहां क्यों रखा था? लेकिन फिर भी जमानत तो हो गई, क्योंकि देखिए हमारी सारी प्रक्रिया अंत में घूम फिर के, जैसे सभी नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे ही समस्त प्रकरण न्यायपालिका में जाते हैं, और न्यायपालिका में तो मतलब मुझे कुछ कहना नहीं है, मतलब किस तरह से जमानतें हो जाती हैं और किस तरह से जो है लोगों पे 16, 18, 25 लोगों के बाद जमानत देकर के वो सरेआम घूमते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, जब तक ये जमानत की प्रक्रिया पर जिन मामलों में अंकुश नहीं लगेगा, तब तक इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पकड़ लेंगे, इसके बाद वो छूट जाएंगे और इसके बाद फिर कालाबाजारी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई रोक तो होनी चाहिए। तो असली प्रॉब्लम जो है वो हमारे इनबिल्ट सिस्टम में है। नहीं तो लक्ष्मी नारायण जी, क्या अभी हम ये मान के चलें, एक तरफ तो इतनी बड़ी मुसीबत है कि लोग हलकान हैं, परेशान हैं, दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि जिनको हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, अगर वो पकड़े भी जा रहे हैं, तो फिर हमारा लॉ इस तरीके का है कि वो बड़ी आसानी से छूट जा रहे हैं, तो क्या अभी इसी परिस्थितियों में गुजरते रहेंगे लोग, या इसका कोई फौरी तौर पर कोई निदान, कोई उपाय कम से कम सरकारों के हाथ में तो होगा ही कि इसको रोका जा सके? बिल्कुल हो सकता है आयुष जी, बिल्कुल हो सकता है। सरकार एक ऑर्डिनेंस जारी कर देना चाहिए कि देयर शुड बी नो बेल, इस मामले में कोई बेल नहीं होगा। एक चीज ऑर्डर जारी हो जाएगा, ये ऑर्डर जारी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा 2 दिन के अंदर कालाबाजारी थम जाएगी। दिलीप जी, आप सुन रहे होंगे लक्ष्मी नारायण जी की बात को, इसीलिए मैंने उनसे भी ये जानने की कोशिश की, क्योंकि वो उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर रहे हैं। जब इस तरीके की कोई बात कही जाती है, खासतौर से जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से, तो लोग बड़ी आस की निगाह से, उम्मीद की निगाह से देखते हैं। असल समस्या एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आती है। अब लक्ष्मी नारायण जी कुछ सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करें तो ये समस्या बहुत आसानी से दूर हो सकती है। इस पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक तो बड़ा लंबा दौर हो गया, 1 साल से तो कोरोना से जूझ ही रहे थे, अब सेकेंड वेव में क्या हाल है वो तो सब देख रहे हैं। इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये कालाबाजारी ऐसा नहीं है कि अभी हो रही, इससे पहले भी तमाम उन्होंने एग्जाम्पल दिए। इसको एग्जीक्यूट करने का सही प्लान क्यों नहीं अभी तक आप लोगों के पास बन पाया? आयुष जी, लक्ष्मी नारायण जी ने जो बात रखी है वो दिल्ली में किस परिप्रेक्ष्य में मुकदमा पंजीकृत हुआ, किन धाराओं में पंजीकृत हुआ मुकदमा, क्या वहां पे बहस होती है, क्या न्यायालय का विवेक होता है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जमानत एक सतत प्रक्रिया है, उनमें इन सारे पहलुओं के आधार पे
भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और सारी चीजों के जिनके अंतर्गत मुकदमे दर्ज हुए, उस पर बहस और तमाम चीजों के आधार पर न्यायालय के विवेक पे जमानत पे निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, तमाम ऐसे मामलों पे गैंगस्टर भी लगे हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है और योगी जी ने एकदम संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट रूप से सारे जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जिस तरह से बता रहे थे कि फोन नहीं उठते हैं, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच जा रहे हैं होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के यहाँ कोविड संक्रमितों से सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जब मुख्यमंत्री इस तरह से कर रहे हैं तो सबके फोन उठ रहे होंगे। आप ही ने बताया कि अधिकारियों ने जब हस्तक्षेप किया तो उसकी बॉडी मिली, उस व्यक्ति की जो कोरोना संक्रमित से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब अधिकारी हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी अधिकारी सुन रहे हैं, तभी तो हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ जगह हो सकता है अपवाद स्वरूप कहीं पे अधिकारियों ने अनसुनी की हो या नहीं सुना हो, लेकिन जो भी ऐसे अस्पताल हैं जो भी गलत कर रहे हैं, जो पैसा ज्यादा वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ जब राजधानी लखनऊ में सहारा में हो और तमाम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अन्य जिलों में भी आपके चैनल से लेकर तमाम समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हुए कि फला फला अस्पतालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने से संबंधित उनको नोटिस जारी की गई। यानी योगी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जो कालाबाजारी, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको कोई भी ना बख्शते हुए, उनको संरक्षण ना देते हुए पारदर्शिता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनको तुरंत जो है एडमिट किया जाए प्राइवेट अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल अगर ऐसा करने से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दे रखा है। मैं कपिल जी का जो उन्होंने कपिल जी ने बात रखी, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे लोगों में आपने देखा होगा अपराधियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन खड़ा होके प्रोसिक्यूशन ने जमानत का भी विरोध किया, उनके खिलाफ कई मामलों में सजा दिलाने का भी काम हुआ। न्यायपालिका में सरकार ने अपना मजबूती से पक्ष रखा, लचर रवैया नहीं रखा कहीं पे भी। इसके साथ ही इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। किसी को और उनके साथ जो उसने संपत्ति अर्ज की है उससे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तमाम ऐसी जगहों पे जो अवैध संपत्तियां, जो माफिया, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में फला फूसा, जो बड़े बड़े अपराधियों ने सरकारी जमीनों पे कब्जा करने का काम किया, जो आज तक खत्म होना चाहिए। जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम जगह पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह सारी व्यवस्थाएं तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। आज पीएम केयर्स निधि के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिला नहीं दिलीप जी, देखिए भाई, सत्ता आपके हाथ में, जनता ने इसीलिए आपको चुना था। मैं बार बार और हर डिबेट में ये बात जरूर कहता हूं कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना। आपने इनसे बेहतर करना था, इसीलिए एक ऑप्शन के तौर पर आपको चुना। लेकिन उस व्यवस्था के अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। इनके ऊपर डालने से नहीं होगा। इनके ऊपर दिलीप जी देखिए, इनके ऊपर आज के दौर में और कम से कम कोरोना के इस दौर के अंदर इनके ऊपर आरोप डालने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैं इनके ऊपर आरोप नहीं डाल रहा हूं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लगा पाए, ये ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगा पाए, इससे कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसको और बेहतर कैसे करें, उसके अंदर खामियों को कैसे दुरुस्त करें, मुझे लगता है फोकस इस पर होना चाहिए, फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। चलिए ठीक है, जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, जो इस तरह के गलत कृत्य में नहीं, कार्रवाई बिल्कुल आपको करनी होगी। जनता ने इसीलिए आपको चुना है दिलीप जी, जनता ने इसीलिए आपको चुना है कि आपको इसको सुधारना है। ठीक है, जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। जावेद अहमद जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भाई सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि इस आपदा के अंदर लोग अवसर अब तलाश रहे हैं, वो भी इस प्रकार से। आयुष जी, आपदा में तो अवसर इसी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने तलाशने का काम किया ना। आज इस संकट काल में जब देश पूरा संकट में फंसा हुआ है तो सरकार कहाँ है? कहीं दिखाई दे रही है, कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये हेडलाइन मैनेजमेंट सरकार दिखेगी। अरे अब आप दिलीप जी आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोला ना। अब आप जरा धैर्य से सुन लीजिए। अभी अब आप सुन लीजिए ना। अगर आप इस तरीके से डिबेट को डिरेल करेंगे तो दिलीप जी देखिए, सुनिए दिलीप जी, सुन लीजिए, मैं फिर मुझे टोकना पड़ेगा। दिलीप जी सुनिए, सरकार कहाँ खड़ी है? अभी आईना आप देख लीजिए अपना। ये सरकार नहीं है, ये विफलताओं का स्मारक है।
और अगर इस विफलताओं का स्मारक देखना है आयुष जी, तो आप विपक्ष के आरोपों को आप किनारे कर दीजिए। ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में मंत्री है, वो उनका लिखा हुआ पत्र नहीं, सरकार की विफलताओं का एक जीता जागता स्मारक है। मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं, आज वो सांसद हैं, उनका पत्र क्या बता रहा है? लोकेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के विधायक है, उनका पत्र क्या बता रहा है? रत्नाकर मिश्रा भाजपा के विधायक है, उनका पत्र क्या बता रहा है? और दिलीप जी जिस राजधानी में बैठे हुए हैं, वहां मोहनलालगंज सीट के सांसद का पत्र कौशल किशोर जी का क्या बता रहा है? कानपुर के सांसद सददेव पचौरी का पत्र क्या बता रहा है? और तो और आयुष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जहां इस संकट काल में अपना रेड कारपेट वेलकम करा रहे थे बरेली में, वहां भाजपा के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी ने क्या क्या कहा है और किस तरीके का पत्र लिखा है। अब इसके बाद भी इतनी निर्लज्जता भारतीय जनता पार्टी कहां से लाती है, मैं नहीं समझ पाता हूं कि सब कुछ ठीक है। अरे हर शहर, हर गली, हर गांव, अगर भाजपा के काल में सब कुछ ठीक है, इन्होंने जो बात रखी है इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। ये माँ गंगा और यमुना की धारा में ये किन बेटों को अपने साथ जो है आज वो धारा समाये हुए, गंगा के कछार में रेतों में किनके सौ मिल रहे हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र में आप जांच नहीं करा पाए। 2 महीने से कांग्रेस कह रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे थे कि CHC को आप जो है कोविड सेंटर में बदलने का काम करिए, वहां व्यवस्थाएं कराइए। 14 महीने से ये टीम 11 मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का तो अता पता है ही, कौन मंत्री है, कौन विधायक है? विधायक अपनी पत्नी के लिए तड़प रहे थे और 8 घंटे तक उनकी पत्नी आगरा के अंदर किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में उनके साथ मिसबिहेव हुआ। वो फुटपाथ पर पड़ी रही, वो खुले में पड़ी रही और तड़पती रही, और उसके बाद सब ठीक है। इसी लखनऊ में किस तरीके से सड़कों पर जो है चिताएं लगानी पड़ी, वो उठती हुई चिताओं की लपटें इनको नहीं दिखाई दी। एक चिता पर 300 जल गए। अरे आप इलाज भी नहीं दे पाए और धर्म का झंडा उठाने वाली ये बात। चलिए दिलीप जी, चलिए ठीक है दिलीप जी, मुझे पता है कि आप जावेद जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ठीक है, कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है जावेद जी बहुत सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बचा के रखिए, एक एक करके जवाब लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अब कपिल जी का नंबर, ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है जावेद जी आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। कपिल आयुष भाई, आज जिस मुद्दे पे हम लोग बैठे हैं, मैं अभी हमारे IPS महोदय जो कह रहे थे, मैं उस बात पे भी कुछ कहना चाहता हूं प्रकाश गांधी, क्योंकि हमारे दिलीप भाई भी सौभाग्य से एक एडवोकेट है और मैं भी एक एडवोकेट हूं। जो जुडिशरी पर आप बात कह रहे थे, जो खान मार्केट के अंदर ये बरामद हुई थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसके पीछे जो लीगल रीजंस थे छूटने का, उसका कारण एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऑक्सीजन को शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी चीज ये कि ऑक्सीजन को अगर जिस तरीके से हमारा एक्ट पहले था, अगर उस तरीके से ये शामिल करते तो उस पर प्रभावी होता। तीसरी चीज ये है कि उसके छूटने का बड़ा भारी कारण ये था कि खान मार्केट एक बहुत बड़ा खान मार्केट और खान रेस्टोरेंट है, जो कि इस कोरोना काल में बंदी चल रहा था। उस कंपनी ने उसे अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया था और वहां पर उस वेयर हाउस को रखा था। तो बहुत पीछे कारण थे, क्योंकि साक्ष्य का परिशीलन वो हमारी माननीय न्यायालय करती है, और जिस तरीके से केस बन करके पत्रौली पे एविडेंसेस आते हैं, उसका परिशीलन करने के बाद ही उसमें करती है। इसमें सबसे बड़ी चीज कहीं लूप होल अगर हमारी रह जाती है, तो निश्चित तौर पे हमारी विवेचना के दौरान जो हमारी पुलिस है वो किस तरीके के एविडेंसेस को लेकर के आई है, किस तरह के एक्ट्स को उसने प्रिवेल किया है। अगर जमाखोरी के ऊपर महामारी एक्ट लग रहा है, उसके साथ में NSA लगा दिया जाए, तो दिलीप भाई भी जानते हैं कि बहुत आसानी से कोई बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे दिलीप भाई बहुत ही इनोसेंट बन रहे हैं। मैं तो बहुत सीधी सी एक बात कह रहा हूं कि ये जो गंगा के कछार में लाशें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो बलिया के अंदर हो, गाजीपुर के अंदर हो, या हमारे बिहार में बक्सर के अंदर हो, सैकड़ों लाशें कुत्ते नोच रहे हैं। हिंदुत्ववादी डबल इंजन की सरकार दोनों जगह पर है।
हमारे हिंदू भाइयों के अंतिम क्रियाकलाप की व्यवस्था भी योगी सरकार और नीतीश सरकार नहीं कर पा रही है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि जो प्रशासन काम कर रहा था, आयुष भाई, महामारी में और महामारी इन्होंने फैलाई है योगी प्रशासन ने। इन्होंने क्या किया कि गाजीपुर में गंगा के किनारे जहां लाश थी वहीं जेबीसी से खुदाई करके वहीं उनकी समाधि बना दी। कल को जब पानी उस पर चढ़ेगा और कंकाल बहेंगे और वहां से और गंदगियां बहेंगी तो क्या महामारी नहीं होगी? और एक हिंदू की चिता और अंतिम संस्कार के लिए उसको लकड़ी और उसके अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, वो क्यों नहीं हो पा रही है? ये सरकार की विफलता नहीं है तो क्या है? आखिर किस तरीके से आप अपनी शाबाशी ले सकते हैं? आपको सुनना चाहिए, आपको अपनी कमी जाननी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। आप इस समय 5 साल पहले जो विपक्षी ने सरकार चलाई उस पर आप जबरदस्ती का तोहमत लगा रहे हैं। अगर आप अपने अंदर 5 साल झांके होते तो आप बताते कि साल भर के अंदर 567 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन के लिए अलॉट हुआ पूरे देश में। 167 ऑक्सीजन प्लांट्स बड़े लगने से उत्तर प्रदेश को 14 मिला था। हमें दिलीप भाई बता दीजिए कि योगी सरकार ने उन 14 को कहां पर स्थापित किया इन 1.25 साल के अंदर? तो अगर प्रयागराज की हाई कोर्ट हो, दिल्ली की हाई कोर्ट हो, मद्रास की हाई कोर्ट हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, अगर केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार और डबल इंजन की तमाम सरकार और अन्य सरकारों पे भी अगर उंगली उठाती है तो यह लाजमी है कि 14 महीने के बाद भी आप क्या कर रहे थे और सो रहे थे। तीसरी बात, आपको यह भी जवाब देना चाहिए कि जब पेंडेंसी पूरे देश में एक जैसी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सो क्यों रहे हैं? पेंडेमिक एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट लागू है। आपको मालूम है कि सारी नीतियां बनाने और उसके क्रियान्वयन की शक्ति केंद्र सरकार को हासिल हो जाती है। ऐसे कंडीशन में राज्य सरकारों से वो राय लेकर के, अन्य विशेषज्ञ से राय लेकर के पूरे देश में पेंडेमिक की एक व्यवस्था करते जैसे पिछली बार किया था। पिछली बार सिर्फ गलती यह की थी कि उन्होंने बिना किसी से बातचीत किए लॉकडाउन किया था और लोगों का रहना सड़क पर निकल चला था और लाखों लोग मरे थे। तो मैं सीधी सी बात आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ना आपने व्यवस्था की, ना आपने डबल वेव की तैयारी को आईसीएमआर के माना, ना डब्ल्यूएचओ की बातों को माना, ना आपने सुप्रीम कोर्ट के आज के भी हिदायतों को माना। इसलिए आज पूरा देश चिता के ऊपर चढ़ा है और आप अपनी लज्जा छुपाते हुए आपको नहीं बन रहा है और बावजूद उसके आप तर्क दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी, मुझे एक चीज बताएं कि क्या हम ये मान के चलें कि क्योंकि शासन हो या प्रशासन हो एक फ्यूचर प्लान के साथ दोनों चलते हैं, जब अव्यवस्थाएं एकदम हमारे सर के ऊपर आके खड़ी हो जाती हैं, अब जैसे इसी पेंडेमिक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कालाबाजारी, आपने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी वस्तुओं में होती रही, जब कोरोना के काल के दौर से हम लोग गुजर रहे थे, क्या उस समय भी सही तरीके से इसकी प्लानिंग नहीं की गई? उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि आज हमको इस पर डिस्कशन करना पड़ रहा है कि कालाबाजारी को हम रोके कैसे इस पेंडेमिक के दौरान। लक्ष्मी नारायण जी। बिल्कुल आयुष जी, मैंने पहले भी कहा था एस्मा जो है इसको पहले से इन्वोक कर लेना। एस्मा इन्वोक नहीं किया है, कर लेना चाहिए। और इसमें जितनी दवाएं हैं, जो ऑक्सीजन है और भी जो कुछ चीजें हैं, ये सबको डाल देना चाहिए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल की सेवा को भी एस्मा में डाल देना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अंदर एसेंशियल सर्विसेज है, कुछ भी आ सकता है। तो हमको इसमें डालना पड़ेगा सारी चीजों को और इसमें एक्ट पे कार्रवाई करना चाहिए और इसमें बेल प्राविधानों को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। रही बात एविडेंस की इंटरप्रिटेशन की, वो दोनों तरफ से लिया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या लिया जाता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं ना कहीं पर चीजों को हमको न्यायपालिका स्तर पर भी सुधार करवाने की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं होगा, इसीलिए आप देखते हैं कि 36 मुकदमे लेकर के माफिया लोग जो हैं सड़कों पे घूमते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक भी केस में सही विवेचना नहीं होती है। सबकी सरकारें रह चुकी हैं तो सबकी सरकारों में विवेचना हो चुकी है। तो ऐसा थोड़ी है कि आज सरकार की विवेचना नहीं हो रही, कल हो रही थी। ये 36 मुकदमे लेकर जो माफिया फैले हुए हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये सब कहीं ना कहीं पर जमानत से छूटते हैं और न्यायपालिका में जो कमियां हैं, जो हमारे लीगल सिस्टम में कमियां हैं, उसका फायदा लेकर के ही बाहर आते हैं। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमको कार्रवाई करना है और इस समय जो बहुत ही संकट काल है, हमें राजनीति पर उठ करना है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये नहीं देखना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अगर पहले का उधेड़ना शुरू किया जाएगा तो जाने कितनी चीजें उधड़ करके सामने आ जाएंगी। आज का उधेड़ेंगे तो जाने कितनी निकल आएंगी। लेकिन आप सिर्फ पेंडेमिक पे कंसंट्रेट करना है और हर व्यक्ति को मानवतावादी दृष्टिकोण बनाते हुए
कार्रवाई करना है, मानवतावादी बनना पड़ेगा। ये जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं और जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सच में मानवता के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसमें ऑर्डिनेंस जारी करके कोई न कोई ऐसे प्राविधान डालने चाहिए कि ये जेल में चले जाएं। दिलीप जी, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से बात रख, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो खामियां हैं, उन खामियों को अगर उठाने का काम करते हैं, जिनको काम विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन हम उन खामियों को उठा भी रहे हैं और उन खामियों को सरकार के संज्ञान में डालते हुए उन खामियों को दूर कराने का काम अगर योगी सरकार के शासन में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं कि ये खामियां आई है कि ये खामियां दूर होनी चाहिए। इसका तो इनको स्वागत करना चाहिए। जो काम इन्हें करना चाहिए इन्होंने कभी किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो कोरोना संक्रमण काल में कोरोना से ग्रसित है, जो अस्पताल है, कोरोना के वार्ड बनाए गए, कोविड वार्ड बनाए गए, वो वहां जा रहे हैं, सीधे सीधे वहां की स्थितियां देख रहे हैं कि उस अस्पताल में क्या स्थिति है। आयुष जी को चुप करा दीजिए, नहीं तो मैं बहुत जावेद जी थोड़ा धैर्यपूर्वक जावेद जी सुनना सीखिए। अपने नेताओं से भी कह दीजिए कि जो असंतुष्ट नेता है उनकी भी बात सुन लिया करें। मैं बोल रहा था तब आप जो है क्या कर रहे थे, जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो उसका जवाब देना सही है। ठीक है जावेद जी, अब आपकी बात का ही जवाब जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग उस कोविड वार्ड में भी जा रहे हैं। अरे एक भी जाए जरा पीड़ित के घर, संक्रमित के घर, तो पता चलेगा कि आप कहां खड़े। इसके साथ आज इस संक्रमण काल में सौं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि निःशुल्क उनकी जिस प्रकार से अंतिम संस्कार हो, जिस भी धर्म मजहब का मानने वाला हो, उस प्रकार से उनका किया जाए। कुछ जगह कुछ तस्वीरें आई हैं, अमानवीय तस्वीरें आई हैं, उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है, वो दुखद है। और जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से जो तस्वीरें चैनल्स के माध्यम से आई हैं वो हृदय विदारक। आज प्रधानमंत्री जी ने उसी संदर्भों को देखते हुए ये सारी चीजें कही हैं कि इस समय जो लोग जिस प्रकार से उनके दुख में अपने को सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए जो हृदय विदारक घटनाएं हुई, जो तस्वीरें आई हैं सामने, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस आपदा में राजनीतिक अवसर किसी दल को नहीं तलाशना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए समाज सेवा जो भी आप कर सकते हैं, कहीं पे आपको लगता है ये खामियां है, बिल्कुल उठाइए, उन खामियों को दूर करेगी सरकार। और सबको एकजुट होके इस आपदा के समय में, इस कोरोना से हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। भ्रम और मायाजाल नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन दिलीप जी मुझे ये बताइए कि भाई एक साल तक तो हम लोग पूरा इससे जूझते ही रहे ना। आखिर तक आते आते जब थोड़ा सा कोरोना कम हो रहा था तब ये बातें कही गई कि अब हम लोगों ने जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया है ताकि अब आगे आने वाले भविष्य के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं कहां चली गई, इसीलिए सवाल उठ रहा है। आयुष जी, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसका पहली लहर से कितने गुना ज्यादा और हमेशा वेरिएंट चेंज होता जा रहा है जो कोरोना का है, जिसके बारे में किसी का भी पूर्वानुमान इस प्रकार का नहीं था कि भयावह स्थिति होगी। लेकिन इसके साथ ही WHO ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में योगी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो कार्यप्रणाली की गई है संक्रमण से रोकने के लिए, उसकी तारीफ भी की है WHO ने स्पष्ट रूप से। और पहले भी जब कोरोना का प्रथम लहर कोरोना की रही तो WHO ने योगी मॉडल को सराहने का भी काम किया और योगी मॉडल को ही भारत के अन्य राज्यों में अपनाने का कार्य भी हुआ। इस प्रकार से जिस प्रकार जो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि स्वच्छताग्रही, स्वास्थ्य कर्मी जिस युद्ध स्तर पे लग के हम सभी को बचाने में लगे हुए हैं। और कोरोना संक्रमण काल में माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही रिपोर्ट निगेटिव आती है वो स्वयं निकल जाते हैं और स्वयं हर जगह दौरा कर रहे हैं संवेदनशीलता के साथ। हर अस्पतालों के क्या स्थितियां हैं, क्या बेडों की, और आप देखिए DRDO ने किस प्रकार से युद्ध स्तर पे तुरंत अस्पताल तैयार किया, ये तो प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन जो कुछ जगहों पे, जो गांव में, मैं फिर वो बात कहना चाह रहा हूं, जो हृदय विदारक जो लाशें दिखाई गई, जो तस्वीरें सामने आई वो दुखद है और जिसके वजह से भी हुआ है उसको स्पष्ट रूप से जिला
प्रशासन को निर्देश है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और निःशुल्क अंतिम संस्कार के निर्देश दिए गए हैं। जिस भी मजहब धर्म संप्रदाय का वो व्यक्ति है उसी रीति रिवाज के साथ हो। आयुष जी, मेरा एक प्रश्न है दिलीप जी से। बिल्कुल, जावेद जी पूछें। देखिए आयुष जी, मैं बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ दिलीप जी से पूछ रहा हूँ। देखिए, सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो परंपरा आपने डाली है कि सवाल अगर सत्ता से विपक्ष पूछेगा तो वो 50 साल पीछे जाके सवाल पूछता है। मैं पूछ रहा हूँ, इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पिछले सत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1.5 लाख बेड हमारे तैयार है। अभी आपने देखिए फिर भ्रमित करने का काम किया कि ये डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट जो भी आ रहा है या आएगा भविष्य में, के लिए सितंबर में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने और साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने पूर्व में चेतावनी दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता हासिल करने के लिए उतावली थी। विधान परिषद में कैसे हमारा बहुमत हो जाए उसके लिए जिला पंचायत के और ब्लॉकों के चुनाव करा दिए जाए। आज भी 1200 किस तरीके से बांगर मऊ के गंगा के कच्चा में मिले, कानपुर में किस तरीके से मिले, जिस प्रकार से ये बेडों की बात कर रहे हैं आप उठा के देख लीजिए, आपके और आपके हर जिले में प्रतिनिधि भी है। आप ₹200 में सरसों का तेल हो गया, 150 रुपए में अरहर की दाल हो गई, रेमडी आज कितने बेडों की एक तरीके से ईद का चांद हो गया। जो लोग मदद कर रहे हैं गरीबों की, उनको मदद नहीं करने दे रहे और मदद करने वालों को कहाँ गरीबों की मदद कर रहे हैं? गरीबी हटाओ का नारा देते देते अमीर बन गए। मीनार पर खड़े होके WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को गुमराह करके जांच आज आपने जांच सेंटर 50% से कम कर दिए और उसके बाद जो है अगर कुछ अच्छा किया जा रहा है तो हम गुमराह कर रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, WHO अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो हम गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप पहले देखना तो सीखिए। जब WHO सही रिपोर्ट दे रहा है, WHO ने कोई बात रखी है तो उसको सराहने का भी काम करिए। PSC में 5000 डॉक्टरों का अभाव है। अरे आप जिले जिले आप कांग्रेस के नेता हैं, जिले जिले दौरा करने का काम करिए। आप जाके वहाँ देखिए कि कोविड बेडों की क्या स्थिति है, कोविड अस्पतालों की क्या स्थिति है। जब देखने का काम करेंगे तब आपके सामने सही तस्वीर आएगी। कोई तस्वीर नहीं है, ये गांव में अरे आप पहले आपके नेता गुलाम नबी आजाद की बात सुने, आपके नेता तमाम असंतुष्ट नेताओं की बात सुने, उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया, वो मर गए, वो बता भी रहे हैं कि यही लोग। चलिए, कोरोना की चर्चा राजनीतिक होती हुई दिख रही है मुझे। मैं तो सोच रहा था कि कोरोना के ऊपर कुछ आज चर्चा होगी तो कुछ सकारात्मक बातें भी हो सकती है, भाई इसको सुधारा कैसे जाए, लेकिन राजनीति उसी स्तर पर पहुंच जाती है जहां से वो शुरू होती है। कपिल श्रीवास्तव जी। भाई, सबसे पहली बात तो मैं लक्ष्मी नारायण जी की इस बात को सराहूंगा कि उन्होंने बहुत ठीक बात कही कि एस्मा लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कानून है और जो महामारी है उसके अंदर जब तक वो कानून का समावेशित नहीं होगा तब तक आप न्याय नहीं कर सकेंगे, लोगों से काम नहीं करा सकेंगे। ये बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी ने बात सही कही। लेकिन दूसरी तरफ जो बेल की बात वो कह रहे हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी महामारी के अंदर उसकी बाकायदा व्याख्या की है और उन्होंने कहा कि सब चीज से पहले व्यक्ति की प्राण की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या जेल में काट रहा हो या अभी अपराध करके गया हो। आपने देखा होगा कि आज ही न्यूज है कि 4-4.5 हजार से ज्यादा कैदियों को पैरोल पे छोड़ा गया है। बहुत सी अंतरिम जमानतों को करने के लिए निर्देश है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों से। तो हमारी कोर्टें क्या कर सकती हैं? जो कानून और जो संविधान है उस संविधान सम्मत ही चीजें कर सकती हैं। लेकिन जो एक्ट में प्रिवेल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए 7 साल से कम की सजा है, आपने अगर दिया तो अंतरिम बेल उनका अधिकार है, वो पालेगा इस समय महामारी में। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप उस एक्ट को प्रिवेल नहीं कराएंगे जिसमें लंबे समय तक बंद किया जा सकता है, तब तक तो कोई काम नहीं चलना पड़ेगा। और मैं दूसरी चीज भी कहना चाहता हूं कि अगर वाकई योगी सरकार
कालाबाजारी पे काम कर रही है, तो वो सबसे पहले तो यही बता दे कि पिछले साल जो कालाबाजारी हुई थी, जो इनके अपने अधिकारियों ने टेंडर जारी किए थे, कहीं ज्यादा हैवी रेट पर थर्मामीटर 500 रुपए में और 3-3 हजार और 5-5 हजार रुपए में ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे। जो 450-500 का ऑक्सीमीटर है, आज बकायदा वो 2000-2500 हजार का बिक रहा है। लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूं कि 5-5 हजार में खरीद की गई थी और हर जिले में 70 करोड़ 50 करोड़ का ये घोटाला आया था। इन्होंने कहा था हम इस पर जांच बैठा करके और इस पर कार्रवाई करेंगे, एक पे भी कार्रवाई नहीं की गई। ये दुखद ये बात है। इसलिए लोग जानते हैं कि आज सरकार कह रही है कल कुछ नहीं होगा, हमें अवसर का, आपदा का अवसर में तलाश लेना और निकाल लेना। दूसरी बात मैं दिलीप भाई कहना चाहता हूं कि बहुत सही बात कहे कि हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं। इस तरीके से कुत्तों को लाश कितने जो है वो लाशों को नोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इंसान हैं, बिल्कुल उनका दिल इस पर गिला होगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी आपने जेबीसी से खोद के उनकी कब्र क्यों बनवाई? वो अगर हिंदू लाशें थी तो उनकी चिता क्यों नहीं सजी? क्या ये भी विपक्ष करेगा या एनजीओ करेंगी? तो सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको तय कर लेना चाहिए और ये भी आपको तय कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनके अंदर आज भी मानवता जिंदा है। तमाम लोगों का नाम हमारे जावेद भाई ने लिया, तमाम मैं भी ले सकता हूं, चाहे कौशल किशोर जी हो, चाहे राजेंद्र अग्रवाल जी हो जो उनसे छूट गए थे, या वो गंगवार साहब जिन्होंने जो कि आपने अपना विधायक खोया है, उनके पुत्र हो। सारी चीजें छन करके सामने आई हैं। आपने बहुत अपने नेता खोए हैं, हमने भी अपने नेता खोए हैं। मित्र, इसमें मिल बैठ के काम करने की आवश्यकता है। विपक्षी नेता सोनिया गांधी जी ने केंद्र सरकार को खुला पत्र लिख करके कहा था कि सर्वदलीय बैठक करा लीजिए, हम सारे लोग इस महामारी में सरकार का साथ देना चाहते हैं, हमसे भी रायशुमारी कीजिए, हमारी जहां आवश्यकता हो हमारा भी प्रयोग कीजिए। लेकिन उस पर नड्डा साहब ने खुला पत्र लिखा था, वो भी टांड वाला। मैं तो ये पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी योगी सरकार चल रही है, योगी जी को क्या नहीं समझ में आता? 4 बार समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता इस प्रदेश के अंदर चलाई है, बसपा ने भी 3 बार चलाई है और आपने भी चलाया है। हम तो ये कहते हैं महामारी का दौर है, इसमें राजनीति को किनारे रखिए। हम तो विपक्ष में हैं, आईना ही दिखाएंगे, हमारे पास एजेंसीज नहीं है। हमें अपने कार्य में अपने लीजिए, हमारा समर्थन लीजिए, हमारा सहयोग लीजिए, हमारी रायशुमारी कीजिए, हमको बकायदा ड्यूटी पर लगाइए। हम सारे लोग तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन विपक्ष की सुनिए, लेकिन ना आप विपक्ष की सुनेंगे, आप अपनी तानाशाही करेंगे। और प्रयागराज के कोर्ट के अंदर 11 तारीख को आप शपथ पत्र लगाएंगे कि हाँ, हमने टेस्टिंग कम की है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस समय जो आपका जो ग्राफ है वो नीचे आया है। और आप इसी बात का WHO से वाहवाही लुटते हैं, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आपने कोर्ट में खुद बयान हल्फी दे करके साबित किया है। तो मित्र, इस बात को समझिए, कथनी पे और करनी पे और होने की आवश्यकता नहीं है। आज महामारी का ठीक है, दिलीप जी इसका जवाब देंगे। दिलीप जी, हमारी पाल्य है, दिलीप जी सुन लेनी चाहिए विपक्षी बातें कभी कभी। बात कही है, कपिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इनके नेता इनकी बात नहीं मानेंगे। वैक्सीन पर सबसे पहले श्री अखिलेश जी का बयान आता है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैक्सीन पे उन्होंने कहा मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। इस तरह के बयान जब भ्रम फैलाने का काम करेंगे वैक्सीन के संदर्भ में, आप अपील करते कि सभी लोग वैक्सीन लगाए, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, तब तो अच्छी तस्वीर सामने आती। लेकिन जब आप वैक्सीन के ही संदर्भ में इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो तब तो वास्तव में वैज्ञानिकों पे प्रश्न चिन्ह लगाने का आप काम कर रहे हैं। ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप एकजुट होकर सब लोग काम करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हम भी कहते हैं कि आपदा में हम लोग सब लोग एकजुट होकर कोरोना से लड़े, और जब कोरोना से जीत जाए तो चुनाव में जब भी लड़ना हो एक दूसरे से भारतीय जनता पार्टी से हरदम लड़े। उसके लिए सभी लोग सफाई का ध्यान में रख के करना चाहिए। आप वैक्सीन के लिए कहिए, आपके नेता अगर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में जाते हैं, वहां पे कहीं पे कोई खामियां हो तो उस खामियों को प्रस्तुत करने का काम करिए विपक्ष के नेता के रूप में। सुनिए, आप आपकी बात करना चाहते हैं, सौों पे राजनीति करेंगे, आप पे राजनीतिक अवसर तलाशने का काम करेंगे। चलिए दिलीप जी मुझे लगता है कि अगर ये चर्चा पहले हो गई होती तो आज इस तरीके की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं होती। कम से कम विपदा और ये जो आपदा है, इस अवसर पर तो सभी को एक पोर्टल पे खड़े होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए,
तभी से निपट सकते हैं, आयुष क्योंकि भाई, आप कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आयुष हमारा भाई, साथ ले लीजिए, मैंने आप कह रहे हैं ये साथ नहीं देना चाहते हैं, जनता परेशान हो रही है, साफ सीधी सी बात है। अगर पहले से ही ये सारी चीजें प्लान वे में होती हैं दिलीप जी, तो आज ये स्थिति नहीं होती। कम से कम मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बयान दें कि लक्ष्मी नारायण जी, दिलीप जी, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं और रोज इस पर चर्चा होती है। लेकिन अगर उन खामियों को भी आप लोग दूर करते चले तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा समस्या उसका समाधान हो जाए। लेकिन उस पर सिर्फ चर्चा होती है, उनको दूर करने के लिए कोई काम दिखता नहीं है, शायद इसलिए ये स्थिति है। लक्ष्मी नारायण जी, ऐसा पहला राज्य है, चलिए ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, ठीक है, उनके खिलाफ चलिए तत्काल कार्रवाई की गई। ठीक है, और इससे पहले फिर मैं कहना चाहूंगा लगातार संरक्षण देने का काम किया जाता रहा है। रैंसम दिलाने का 30 लाख रुपए का काम भी इसी सरकार के अंदर किया गया है। एसएसपी ने इसी सरकार के अंदर 6 लाख रुपए के लिए एक ब्राह्मण व्यापारी की हत्या की है, इसी सरकार में पाया गया है। और आज तक आप आरोप लगाते रहेंगे बिना किसी साक्ष्य के, चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए लक्ष्मी नारायण जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि एस्मा लगाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास तो इस सारी चीजों का एक प्लान होता ना, क्योंकि जब देख रहे हैं किस तरीके की आपदा है, जो इंजेक्शन 500-700 रुपए का है वो हजारों रुपए में अगर बिक रहा है, तो अभी इंतजार किस बात का? और प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ रहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकारें आखिर ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रही हैं? किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, सरकारी एस्मा जो है ये बेसिकली राज्य सरकार का है। एस्मा जो है राज्य सरकार को लगाना होता है, वो राज्य सरकारों को लगाना चाहिए। और भी मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज है, और इसमें होल्डिंग के अगेंस्ट में नोटिफिकेशन है, जारी कर देना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस जारी होता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसमें ये पूरे प्रकरण में जब बात गलतियों पे आती है ना, कि हम किसी की गलतियां निकालते हैं, तो आदमी अपना बेसिक जो उद्देश्य होता है उसको भूल जाता है। अब आज क्या हो रहा है, हम गलतियां निकालने पे आ रहे हैं। मुझे लगता है गलतियां निकालने से बेटर ये होगा कि हमको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब यूं अगर कहा जाए कि सेकेंड वेव आ गई इतनी ज्यादा, तो आ गई, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब पहली लॉकडाउन जब खत्म हुआ था तो हमारे लोगों ने क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? क्या हमने जो है अपने में मास्क लगाया? लगातार इसको हमने किया? नहीं किया। सच्चाई ये है कि मैंने लोगों को देखा है बिना मास्क के घूमते हुए फ्रीली मॉल्स में जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, और बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के और बगैर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी, पब्लिक की भी तो कहीं ना कहीं बनती है। अब बात होल्डिंग की आती है, ब्लैक मार्केटिंग की आती है, तो इसमें तो सरकारी मशीनरी को ही आगे आना पड़ेगा, इसमें और कोई आगे नहीं आ सकता है। सरकारी मशीनरी को आना पड़ेगा, लगातार छापेमारी करनी पड़ेगी, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, और जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी नहीं। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं प्राविधानों में अमेंडमेंट कर दिया जाए। अगर ऐसा लगता है, कपिल जी बात कह रहे थे, ठीक है, लीगल सिस्टम के अंदर ही काम होता है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि एविडेंस को इंटरप्रीट करने के भी दो पहलू होते हैं। डिपेंड करता है आप किस पहलू की तरफ ज्यादा है, कौन किसकी तरफ से जुड़ा हुआ है, कौन किसकी तरफ से नहीं जुड़ा हुआ है। गरीबों के मामले में हमेशा पॉजिटिव पहलू लिया जाता है और अमीरों के मामले में नेगेटिव पहलू लिया जाता है उसी एविडेंस पर। ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से अमेंडमेंट कर दिया जाए, मैं मना नहीं करता हूं, अमेंडमेंट बिल्कुल किया जाना चाहिए, ताकि अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण में बेल्स में कहीं कहीं पर रिस्ट्रिक्शन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बेल होने का प्राविधान होना चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। जावेद जी, आप क्योंकि खामियां निकालने पर अगर आ जाएंगे तो सिर्फ खामियां ही खामियां दिखती रहेंगी। अब इस समय, ऐसे समय में जिस समय लोग परेशान हो रहे हों, क्या सिर्फ खामियां दिखा देने से या खामियां बता देने से इसका समाधान हो जाएगा? देखिए आयुष जी, निश्चित रूप से, लेकिन अब व्यवस्था भी है ना विपक्षी दलों की, विपक्ष दो तरीके से काम कर रहा है और सरकार उसमें देखिए रोड़ा बनती जा रही है। जब सरकार लोगों को अगर राहत जहां नहीं पहुंचा पा रही है, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल अगर संक्रमितों की, पीड़ितों की अगर मदद करना चाहते हैं, तो ये उनको सरकार के कानून के बल पर, ताकत के बल पर रोकना चाहते हैं कि आप ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि आप मदद करना चाहते हैं। कहाँ से ला रहे हैं आप? ऑक्सीजन कहाँ से ला रहे हैं? ये सवाल ये हमसे पूछेंगे। अरे ये आपका अवसर है, इसके लिए कहीं रोका नहीं गया है, मदद कर लेने ये कहीं नहीं रोका गया है। आप करना तो चाहिए, करिए तो, करके तो दिखाइए। अपने हैं, लेकिन आप राजनीति पर करिए। आप किस तरीके से जीवी बनने का प्रयास मत करिए। इस
काल में तो आप लाशजीवी बन गए। हम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है अरे आप किस सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय संकट है, आप देश को बचा लीजिए। ये कोहरे चरित्र के लोग हैं। ये सरकार देखिए, आयुष जी अब सुन लीजिए, देखिए इनका केंद्र सरकार 150 रुपए में वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकारों को 300 रुपए में खरीदने पे विवश कर रही है। केंद्र सरकार पूरी खरीदारी करने का काम क्यों नहीं कर रही है, ये बताए। और राज्य सरकार पैसा कहां से लाए? आपने पूरा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार ने, केंद्र और राज्य का विषय है। राज्य जब पैसा मांगने का काम करते हैं तो आप पैसे की आरबीआई से लोन ले लीजिए। आप हमारा पैसा हमको नहीं देंगे संक्रमण काल में, और उसके बाद आरोप लगाएंगे। अगर भाजपा के काल में सब कुछ ठीक है तो मैं दिलीप भाई आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ, पूरी भाजपा को चुनौती दे रहा हूँ कि आप चलो मेरे साथ गांव की तरफ और पूछो कि हम भारतीय जनता पार्टी के लेकर वहां पर क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। अभी जमीनी सच्चाई पता नहीं है। कोर्ट में भी परसों झूठ बोल के आपने वैक्सीन के रिसर्च पे एक पैसा नहीं दिया। बाद में आपने 46 समाज सेवा की बात जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए समाज सेवा के लिए किसी होना चाहिए, कुल 46 करोड़ दिया और 30 ठोक रहा है कोई भी व्यक्ति कि हमने पेंडेमिक कर दी है, पेंडेमिक कर दिया। ये है शिथिलता, ये है दोहरा चरित्र करना चाहता है, अगर उसे दवा पहुंचाना चाहता है, खाना पहुंचाना चाहता है, अहंकार की भाषा बोलेंगे आप हमारे ऊपर मुकदमा लिखेंगे। चलिए दिलीप जी, देखिए मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना है, मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना है, लेकिन मुझे लगता है विपक्षियों के सवाल का जवाब आपको जरूर देना है, इसीलिए चर्चा में आप हैं। ठीक है दिलीप जी मुझे ये बताइए, दिलीप जी आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हृदय विदारक तस्वीरें आई, बस उसी का जवाब दे दीजिए, वो हृदय विदारक तस्वीरें क्यों आई, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? वो जो तस्वीरें हम लोग देख नहीं सकते उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? आखिर क्यों इस तरीके की स्थितियां बनी कि वो लाशें बहती हुई नदियों में दिख रही हैं? बस इसका जवाब चाहिए मुझे, वो लाशें नदियों में कैसे बहने लगी? बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। देखिए, वैक्सीन के संदर्भ में भय और भ्रम का मायाजाल फैलाने वाले नेताओं के बयानबाजी, और जिस प्रकार से लक्ष्मी जी ने बताया कि मास्क ना लगाना चाहिए, तमाम नेता समाजवादी पार्टी के हो या किसी भी दल के नेता, वो स्पष्ट रूप से कहते थे कोरोना तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित। इस तरह की बयानबाजी प्रथम लहर के बाद और खुलेआम मास्क ना पहनना, जनता में इस प्रकार का संदेश, और साथ ही जिस तरह से इन लोगों ने गांवों में जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया, उसके कारण तमाम लोगों ने जो कोरोना पीड़ित लोग, जो कोरोना मृतक हुए, परिजन उनकी जो है बॉडी छोड़ के भाग गए, कई बॉडी उन्होंने नदी में प्रवाहित करने का काम किया, बिना जागरूकता के कारण, तमाम चीजों के कारण ये जो हृदय विदारक घटनाएं सामने आई, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कमी भी रही। प्रशासनिक अधिकारियों जो उस जिले से संबंधित अधिकारी रहे, जिलाधिकारी रहे, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, ये भी एक उनकी बड़ी कमी रही। इस कारण मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी रही। चलिए ठीक है, चलिए, लेकिन ये कमी दूर करनी होगी ना दिलीप जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंतिम में दिलीप जी, दो बड़े अहम सवाल थे इस चर्चा के। पहला तो ये, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको सख्ती से निपटना है, उस सख्ती को आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वो सख्ती आप लोग दिखाएंगे? मेरा पहला सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये बताइए, इंश्योर कैसे कर पाएंगे लोगों को कि कम से कम अब आज के बाद ही थोड़ी परिस्थितियां बदलती हुई दिखेंगी, क्योंकि लोग तो अभी भी हल्कान परेशान है। देखिए आयुष जी, उत्तर प्रदेश का जनमानस पूर्ण रूप से विश्वस्त है कि उसके मुखिया, उसके जनसेवक के रूप में योगी जी हैं, और योगी जी पूरी संवेदनशीलता के साथ। चलिए दिलीप जी, आपसे मेरा संपर्क टूट गया है, इसी के साथ मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बरकरार है, चूंकि प्रधानमंत्री तो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं या आपदा में जो अवसर तलाश रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन ये सख्ती दिखेगी कब और अभी और कितना इंतजार करना होगा, ये एक बड़ा सवाल बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।